बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 आई कैप स्टडी टेक्स्ट में से प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम लोग बेसिकली काउंटिंग मेथड्स और सिंपल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी लॉज को डिस्कस किया करते हैं। काउंटिंग मेथड बेसिकली किसी भी एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म करने के डिफरेंट नंबर ऑफ वेज होती हैं जो कि हम लोगों ने बताने हैं। और काउंटिंग मेथड्स को फाइंड करने के हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है m into n रूल, इसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास होता है परम्यूटेशंस एंड द थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन। बेसिकली ये काउंटिंग मेथड्स हमारी प्रोबेबिलिटी के लिए एक बेस बनते हैं कि अगर आपको काउंटिंग मेथड्स आ जाते हैं तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना मुश्किल नहीं है। मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं इनमें हमारे तमाम तर कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे इंशाअल्लाह कि काउंटिंग मेथड से रेलेवेंट, सिंपल प्रोबेबिलिटी से रेलेवेंट एंड प्रोबेबिलिटी लॉ जो कि हमारे पास एडिशन लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ है उनसे रेलेवेंट हमारे तमाम तर कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चन में कवर हो जाने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कहते हैं इन हाउ मेनी वेज द वर्ड बाइनोमियल कैन बी अरेंज्ड गिवन वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। बेसिकली एक ही क्वेश्चन के अंदर ना मैंने आपको तीन कॉन्सेप्ट समझानी है जिसमें वो आपसे सिर्फ ये कह सकता है इन हाउ मेनी वेज द वर्ड बाइनोमियल कैन बी अरेंज्ड और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फिर कहता है कैन बी अरेंज्ड गिवन दैट वोवेल्स आर टुगेदर और थर्ड नंबर पे कहता है गिवन दैट वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। तो जब भी आपसे वोवेल्स आर नॉट टुगेदर करे तो सबसे पहले आपने टोटल भी देखने होंगे, वोवेल्स आर टुगेदर भी देखने होंगे, तब जाके आपको आंसर मिलेगा वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। ये बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई मेरी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं उनमें से 60 बॉयज हैं, तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि उनमें गर्ल्स कितनी हैं? कैसे फाइंड करोगे? टोटल में से बॉयज को माइनस कर दो तो रिमेनिंग नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। तो वोवेल्स आर नॉट टुगेदर का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। क्या हमने सबसे पहले इस बाइनोमियल की अरेंजमेंट्स देखनी है कि इन टोटल इसकी अरेंजमेंट कितनी है। बेटा वर्ड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स हो सकता है या कुछ भी इस किस्म का वर्ड आ सकता है, लेकिन उसका मेथड सेम होता है। क्या आपने सबसे पहले देखना है कि इसमें इस वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपने टोटल का फैक्टोरियल ले लेना है, 8 का फैक्टोरियल जितने उसमें लेटर्स यूज हों और इनको डिवाइड कर देना है कॉमन लेटर्स के फैक्टोरियल के साथ कि अगर कोई ऐसे हमारे पास लेटर्स मौजूद हैं जो रिपीट हो रहे हैं तो उनके फैक्टोरियल के साथ आपने इनको डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर देखें इसको किस तरह से, फर्स्ट लेटर से देखा करें बी, क्या रिपीट हुआ? अगर कोई एक मर्तबा है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसी तरह आई, आई देखें क्या रिपीट हुआ, कितनी मर्तबा? तो यहाँ पर आपने 2 का फैक्टोरियल और इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर कोई और फैक्टोरियल भी इस तरह से हो आपके पास कॉमन नंबर एन, क्या मौजूद है? नहीं, ओ एम ए। अब यहां पर आगे आई को दोबारा नहीं देखना, वो हम लोग पहले चेक करें ए एल, तो कुछ भी और नंबर मेरे पास कॉमन के तौर पर नहीं है। तो ये आ गया मेरे पास टोटल इसकी अरेंजमेंट। अब इसकी टोटल अरेंजमेंट कैसे हम लोग जाके फाइंड कर लेंगे? 8 और यहाँ पर हम लोग फैक्टोरियल शिफ्ट और ये इनवर्स की फैक्टोरियल, इसको डिवाइड कर देंगे 2 के फैक्टोरियल के साथ इज इक्वल टू 20। ये है टोटल। टोटल इतनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, टोटल इतने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं इन लेटर्स को यूज करते हुए। अब आपने इसमें से वोवेल्स को अलग कर लेना है, वोवेल्स और टुगेदर की तरफ आप लोगों ने जाना है। उसके लिए क्या किया जाता है कि कोई भी वर्ड गिवन हो आप उसके कॉन्सोनेंट्स को अलग करते जाएं और वोवेल्स को अलग करते जाएं, बी आई। ओके देखें इस तरह से आपने वर्ड की अरेंजमेंट को नहीं छेड़ना, बी आई एन ओ एम
इस तरह से। बात क्लियर? और उन्होंने कहा वॉवल्स आर टुगेदर, तो इनको पैक कर दो। अब ये जितना मर्जी छलांगे लगा लें, रहेंगे इकट्ठे। और आपने अब इनको 4 लेटर्स कंसीडर नहीं करना, आपने इनको एक ही लेटर कंसीडर करना है कि जहां भी जाएगा ना पूरे का पूरा पैकेज जाएगा। तो देखो इकट्ठे ही रहेंगे चाहे जिस मर्जी पोजीशन पे चले जाएं। अब आपने सेम मेथड है कि भाई टोटल का फैक्टोरियल, लेकिन अब जब टोटल फाइंड करेंगे तो आपने 4 का फैक्टोरियल नहीं लिखना, 5 आपने लिखना है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब आपने कॉन्सोनेंट्स में से देखना है कि क्या कोई कॉमन है, तो फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने ना इस पैकेट के अंदर चले जाना है। क्लियर? जब अंदर जाने लगे तो मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ है। आपसे ये कहा गया था कि वॉवल्स इकट्ठे रहें, ये तो नहीं कहा कि वॉवल्स की अपनी अरेंजमेंट भी सिर्फ एक ही हो। वॉवल्स अपनी अरेंजमेंट को तो चेंज कर सकते हैं ना। अब आप ऐसे समझें जैसे बस ये पैकेट के अंदर मौजूद है और यही आपकी दुनिया है। इसमें से सेम वही रूल कि टोटल कितने, इनमें क्या कोई कॉमन है, तो ये। अब यहां से आपको पता चल जाएगा ऐसी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जहां पर वॉवल्स आर टुगेदर, और वो आपके पास आएंगे 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1440। अब ये कॉन्सेप्ट देखें, टोटल मेरे पास 20,160 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, जिनमें से 1440 ऐसी अरेंजमेंट्स हैं जिनमें वॉवल्स कॉमन हैं, वॉवल्स एक साथ हैं। तो वॉवल्स एक साथ ना होने के लिए कितनी हमारे पास आ जाएंगी, 20160 माइनस आंसर इज इक्वल टू 18720। तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझा। सब बच्चों को क्लियर हो गया? अच्छा नेक्स्ट बेटा, इन हाउ मेनी वेज द वर्ड करेक्ट बी अरेंज। अब देखिए कोई वॉवल्स की बात नहीं की कि वो इकट्ठे हों या ना हो, तो सिंपल सी बात है। मैं इसमें ये देखें कैलकुलेटर जस्ट उठाएं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखिए C 2 टाइम्स, तो आपने 2 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद देखें ओ एक ही मतलब है R 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 4 का फैक्टोरियल आपने नहीं कर देना, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। तो दोनों को अलग अलग आप लोगों ने लिखना है। फिर R के अलावा क्या कोई और है हमारे पास जो रिपीट हो रहा हो, तो ये आपके पास आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरह से हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 4 प्लेयर्स बी चोजन फ्रॉम अ टोटल ऑफ 10। बेटा जब भी कोई टीम बनाने की बात करें, ग्रुप कमेटी बनाने की बात करें, जिसमें हमारे पास ऑर्डर की इंपॉर्टेंस ना हो, मतलब क्या हमसे कहा गया 4 लोगों की टीम बनानी है, तो हमने ना ये 4 स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिए, ये एक टीम बन गई। अब हमने एतराज किया कि भाई टीम ठीक नहीं है, मैंने कहा कि मिस्टर ए तुम बी की जगह पे आ जाओ, मिस्टर बी तुम सी की जगह पे चले जाओ, मिस्टर सी तुम डी की जगह पे आ जाओ, क्या टीम चेंज हो गई है? एक जैसी है। तो ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, टीम चेंज करने का क्या मतलब है, पर्सन्स को चेंज करो, ऐसे ही है ना। तो भाई यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज होता रहता है। तो जहां पे टीम ग्रुप सिलेक्शन की बात आ जाए, कमेटी बनाने की बात आ जाए, जहां पर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस ना हो, वहां पर हमेशा कॉम्बिनेशन यूज होता रहता है। ये बात क्लियर होगी? अब देखिए जहां पर भी सिलेक्शन है तो कॉम्बिनेशन है। तो सिंपल जाकर आप लोगों ने 10 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो आपने सिर्फ ये लिखना है 10 शिफ्ट और C देखें डिवीजन के साइन के ऊपर, C4 इज इक्वल, आप टोटल 210 टीम्स बना सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आप लोगों का, क्लियर? इसी तरह से कहते हैं कि भाई 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से 3 ऑफ देम आर
बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिर्फ क्या है, देखिए ऊपर भी आइडेंटिकल थे, इस वजह से हम लोगों ने इनको चेंज किया हुआ था। लेकिन अब क्या है, उसने आपको इस तरह, तो सेम मेथड, भाई टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 6 का फैक्टोरियल, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आइडेंटिकल का फैक्टोरियल, जो एक जैसे होंगे उनका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो कितने इनमें से आइडेंटिकल हैं, 3, तो 3 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, जैसे ये कैलकुलेटर को बताएंगे तो 120। ऑल क्लियर। नेक्स्ट देखें, कहते हैं 5 डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बी अरेंज्ड ऑन अ सेट। बेटा जब डिफरेंट है ना, तो फिर इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल। भाई कॉमन कुछ है ही नहीं जो मैं जाके डिवाइड करूं, तो फिर n फैक्टोरियल। लेकिन अगर उनमें कुछ कॉमन आ जाए तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आइडेंटिकल नंबर्स के फैक्टोरियल, राइट। अब देखें, हम सिंपल जाके 5 फैक्टोरियल कर देंगे एंड आंसर इज 120। क्लियर हो गई ये बात जी। इन हाउ मेनी वेज ऑफ कमेटी ऑफ 4 कंसिस्टिंग ऑफ 2 men 2 women be chosen from 5 men and 3 women। भाई ये वाले बहुत कॉमन क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। मैंने यहाँ पे पूछ लिया इन हाउ मेनी वेज, वो आपसे पूछेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ अ कमेटी ऑफ 4, बाकी सारा क्वेश्चन है। तो चाहे आपसे प्रोबेबिलिटी पूछें, चाहे आपसे नंबर ऑफ वेज पूछें, अगर आपका टैबुलेशन के ऊपर सही ग्रिप है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। और टैबुलेशन कैसे, आपने देखना है कि भाई मेरे पास मेन मौजूद है, वेमेन्स मौजूद है और टोटल। सबसे पहले आपने एन लिखना है, एन से मुराद टोटल लिखने हैं। टोटल मेरे पास मेन कितने, टोटल वेमेन्स, और ये टोटल कितने हो जाएंगे। अब बेसिकली मैं 8 में से सिलेक्शन करने जा रहा हूं, क्लियर। लेकिन ये देखें सिलेक्शन करनी कितने की है, तो यहां पर टोटल 4 सिलेक्ट करने हैं। लेकिन अब उसने आपको बता दिया कि भाई 2 मेन सिलेक्ट करना एंड 2 वेमेन सिलेक्ट करना, इसको आप आर कह दें, क्लियर। आप इसको एक्स कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली आपकी सिलेक्शन है कि टोटल पॉपुलेशन में से ये सैंपल आप ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब यहां पर देखें दोनों क्वेश्चन में फर्क, ऊपर बेटा उसने आपसे कहा था कि भाई 8 पर्सन है, उसने नहीं कहा कि मेल है या फीमेल है, उसने कहा इनमें से 4 सिलेक्ट करते हैं। मतलब भाई अगर आप लोग, मैं बात करूं सिर्फ इस रो की, भाई आप में से मैं 4 लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूं और ये 10 बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा कि मेल में से या फीमेल में। क्लासिफिकेशन ही एक है, मुझे क्लासिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब मैं इस पूरी क्लास को देख तो मेल एंड फीमेल दोनों शामिल हैं, मैंने 4 लोगों की टीम बनानी है। अब भाई ऐसा हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन, चारों लड़कियां आ जाएं, चारों लड़के आ जाएं, तो इस वजह से हमने कहा कि भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आपने 2-2 पिक कर लेने हैं। गॉट इट, ये बात समझ आ गई। अब देखिए, क्या बॉयज में से गर्ल्स ढूंढेंगे, नहीं, अब 8 में से सिलेक्शन नहीं करेंगे। अब गर्ल्स जितनी होंगी, गर्ल्स की सिलेक्शन गर्ल्स में से जाके करेंगे, बॉयज की सिलेक्शन बॉयज में से। तो अब टोटल नहीं करेंगे, 8C4 नहीं कर देंगे। वो तो उस टाइम होता है जब हम लोग टोटल में से देख रहे होते। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी भी वही कॉम्बिनेशन ही अप्लाई करेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 3C2। नंबर ऑफ वेज पूछता है तो ये आंसर है, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा 30। आप 30 को टिक कर देंगे। लेकिन अब देखिए क्या कुछ टोटल का इसमें कोई रोल था, नंबर ऑफ वेज पूछता है तो टोटल का कोई रोल नहीं। लेकिन अगर यहीं पे प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है तो भाई ये देखो, ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है। गॉट इट, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो ये ऊपर हमारी फेवरेबल आउटकम थी कि भाई कितनी ऐसे ग्रुप्स या टीम्स बनेगी जिनमें 2 मेल एंड 2 फीमेल कैंडिडेट्स हों। अब अगर मैं टोटल की बात करूं, ये देखें 8C4
टोटल मैं 70 टीम्स बना रहा था, 8% में से अगर मैं 4 की सिलेक्शन करूं ना, उनमें मैं टोटल 70 टीम्स बना रहा हूं। उसमें ऐसी टीम्स भी शामिल हैं जिनमें कोई भी फीमेल नहीं है, ऐसी भी हैं जिनमें एक फीमेल है, ऐसी भी हैं जिनमें 2 फीमेल्स हैं, उसमें ऐसे भी ग्रुप हैं जिनमें 3 फीमेल्स हैं, ऐसे भी होंगे जिनमें 4 फीमेल्स होंगी, नहीं होंगी क्योंकि टोटल 3 है। ओके, इस बात का भी ख्याल रखना है। अब वो टोटल 70 हैं, लेकिन मेरे लिए फेवरेबल कितनी जा रही थी? 30। उस 70 में से 30 ऐसी टीम्स हैं जिनमें 2 मेल एंड 2 फीमेल। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, 30 डिवाइडेड बाय 70, प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 3/7। गॉट इट? In how many different permutations are possible of 7 identical red books, 5 identical green books on a shelf? तो भाई टोटल कितनी? 12। टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आइडेंटिकल के फैक्टोरियल। क्लियर? फाइनेंस हो सकता है कोई टफ टाइम दे जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसका सॉल्यूशन होता है। मैं अभी आप लोग सोच रहे होते हैं और उसका सॉल्यूशन सामने आ जाता है कि ये सॉल्यूशन है, जबकि फाइनेंस ने अच्छा खासा टाइम लेना होता है तुम्हारा। और ये वो क्वेश्चन है जो आधे मिनट में सॉल्व हो, कैसा नहीं है? तो प्रोबेबिलिटी मुश्किल नहीं है, प्रोबेबिलिटी इंटरेस्टिंग है। तो आप इसमें इंटरेस्ट लें तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था 792। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए भाई, द डिजिट्स 1 2 3 4 5 और roll number of 5 students. These roll numbers are written on the paper slip and 2 paper slips are selected at random without the possible combination था। देखो फिर से वही सिलेक्शन नहीं आ गई। क्या 5 में से 2 की सिलेक्शन करनी है? तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5 में से 2 की सिलेक्शन करनी है, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 5C2। Got it? Next, a box contains 6 blue pen, 4 red pen। ये भाई बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मेल एंड फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स। अब सिर्फ बात क्या आनी है कि भाई यहाँ पे हमने लिख दिया ब्लू पेन और रेड पेन। देखिए ब्लू पेन 6, रेड पेन 4। देखिए अगर प्रोबेबिलिटी हो तो टोटल लिख लेना, कॉम्बिनेशंस हो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो, नंबर ऑफ वेज हो, तो टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदत बना लो कि आपने टोटल लिखना है। क्या कहते हैं? हाउ मेनी वेज कैन 3 पेन बी चूजन इन ऑर्डर टू गेट एट लीस्ट 1 ब्लू पेन। अच्छा अब यहाँ पे बात सुन, वो आपसे कह रहे हैं कम से कम एक ब्लू पेन आए। 3 पेन सिलेक्ट करो और उनमें कम से कम एक ब्लू पेन होने की नंबर ऑफ वेज जब था। ये प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकता था। अब पहले चलते हैं नंबर ऑफ वेज की तरफ। वो कह रहे हैं भाई कम से कम एक ब्लू पेन, इसका मतलब 2 रेड पेन। कहते हैं कम से कम एक, मतलब 2 भी ब्लू हो सकते हैं, तो फिर रेड एक, और टोटल को नहीं छेड़ना, सिलेक्शन चेंज करते रहना लेकिन टोटल को नहीं छेड़ना। कहता है कम से कम एक यार, क्या मतलब 3 भी हो सकते हैं तो रेड, तो यहाँ पर कम से कम एक मुराद 4 भी हो सकते हैं, नहीं सिलेक्शन ही 3 की है, तो उसने आपसे ये पूछा है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? अच्छा अब अगर इसके सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग जाए ना प्रॉपर, तो हम लोग ये देखें, ये करेंगे 6C1। जब तक आप एक ही रो में रहो आपने मल्टीप्लिकेशन का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। जब तक आप एक ही रो में हो मल्टीप्लिकेशन का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, तो मल्टीप्लाई करते जाना 4C2। जब मैं यूं कहूं
कि भाई जब तक आपकी सिलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक मल्टीप्लाई करते रहे। तो मैंने 3 की सिलेक्शन करनी थी, अब जाके कंप्लीट हुई है, राइट। फिर मैंने उसे बताया और भाई ये कर लो या फिर ये कर दो, और जैसे ही लाइन चेंज करो एडिशन के साइन के साथ, लाइन चेंज एडिशन के साइन के साथ, आपने पढ़ा होगा और आ जाए तो ऐड यूज कर लेना, एडिशन कर लेना, एंड आ जाए तो मल्टीप्लाई। हम कह रहे हैं कि ब्लू पेन 1 एंड रेड पेन 2, और की जगह पे मैंने आके एडिशन कर, क्लियर। अब फिर हम क्या करेंगे, 6C2 मल्टीप्लाइड बाय 4C1 प्लस 6C3 मल्टीप्लाइड बाय 4C1, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और सॉरी 0, और आंसर आ जाएगा 116, राइट। लेकिन हम ऐसा नहीं करें, क्यों, ये बड़ा लेंथी प्रोसीजर है, हम लोगों ने ऐसा नहीं कर। हम ये देखो यार, भाई मुझसे पूछा गया कि भाई बताओ कि ब्लू पेन एक होने के लिए नंबर ऑफ डेज क्या होंगे। मैंने देखा यार ये 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वहां पर आपने थोड़ा सा ना यहाँ पे सोचना है कि भाई क्या चीज मुझसे नहीं पूछी जा रही, क्या चीज मुझसे नहीं। अब देखो भाई, मुझे एडमिशन ऑफिस वालों ने कहा कि जनाब आपकी क्लास में 70 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैंने ये देखना था कि बॉयज कितने और गर्ल्स कितने। मुझे पूछा गया आपकी क्लास में बॉयज कितने हैं, मैंने देखा बॉयज काफी सारी हैं, और गर्ल्स बैठी थी उसमें से सिर्फ 10 को काउंट करना ज्यादा इजी था, या काफी सारों को काउंट करना ज्यादा इजी था। मैंने 10 को काउंट किया, 70 उन्होंने मुझे बताया था, मैंने कहा यार 60 बॉयज बैठे हैं, है ना ऐसा स्मार्ट। यहाँ पर भी ऐसे ही करो कि भाई तुम मुझसे क्या नहीं पूछ रहे, उसने सिर्फ 0 ही तो नहीं पूछा था तुमसे, बाकी तो उसने सारे के सारे तुमसे पूछ लिए थे, सिर्फ एक 0 का नहीं पूछा था उसने कि भाई ऐसा कोई भी मुझे कॉम्बिनेशन ना बताओ जिसमें कोई भी ब्लू पेन ना हो। ऐसे ही है ना, आपने ये फाइंड कर लेना है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6C0 मल्टीप्लाइड बाय 4C3 इज इक्वल टू 4। क्या आपको ये बात समझ आई? उसने ये 4 नहीं पूछे आपसे, अब आपको टोटल का भी पता होना चाहिए। तो देखो यार 10C3 120, तो 120 टोटल में से उसको 4 नहीं बताने, बाकी बता दो 1। ऑल क्लियर? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये अफ्रीका एशिया वगैरह वाला, दूसरा पंजाब सिंध बलूचिस्तान वाला, मेथड सबके एक जैसी है। इसी तरह बेटा अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लेता कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 10C3 कर दें, मतलब 116 डिवाइडेड बाय 120, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। प्रोबेबिलिटी का, तो साथ साथ में प्रोबेबिलिटी भी बता रहा हूं आप लोगों को। इसी तरह से यहां से देखें, कहते हैं इन ग्रुप ऑफ 12 इंटरनेशनल रेफरीज 3 आर फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से 3, एशिया से, यूरोप 5, और टोटल 12 हो गए। कहते हैं टू ऑफिशिएट अ टूर्नामेंट 3 रेफरीज आर चूजन एट रैंडम, ये ले 3 के सिलेक्शन हो गए। किस तरह से सिलेक्शन करनी है, कहता है कि फाइंड द कॉम्बिनेशन दैट ऑल 3 रेफरीज आर चूजन फ्रॉम द सेम कॉन्टिनेंट। तो भाई मतलब तीनों के तीनों अफ्रीका से, एशिया और यूरोप से कोई ना हो, या फिर तीनों के तीनों एशिया से हो, अफ्रीका और यूरोप से कोई ना हो, या फिर तीनों के तीनों यूरोप से हो, अफ्रीका और एशिया से कोई ना हो। ये 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन इस तरह से बनेंगे आपके पास। तो आपने यहां पर ये नहीं करना कि 3C3 मल्टीप्लाइड बाय 4C0 मल्टीप्लाइड बाय 5C0, ऐसा नहीं। हमेशा अब आपने ये बात याद रखनी है कि NC0 ऑलवेज इक्वल टू 1।
अब मुझे एक बात बताओ, मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कोई फर्क पड़ेगा? तो ना लिखो। तो आपने ना इतना बड़ा फार्मूला नहीं बना देना, इसके लिए सिंपल सा आंसर था 3C3 या फिर देखो मैंने या का वर्ड यूज किया एंड आ गया, तो लॉजिकल चलना है आप लोगों ने, क्लियर? या फिर एशिया के 4 में से 3 को बुला लो, या फिर यूरोप के 5 में से 3 को बुला लो, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और आप मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गॉट इट? और आंसर आ जाएगा 15। और अगर यहीं पे होती है प्रोबेबिलिटी, बस ये देखो यार, ये प्रोबेबिलिटी, इतना फर्क है काउंटिंग मेथड में और प्रोबेबिलिटी, बस। राइट, नेक्स्ट देखें, कहता है when 2 dices are rolled, तो मुझे उसी टाइम पता चल गया टोटल आउटकम डाइसिस 6 into 6 मल्टीप्लिकेशन रो m into n 36, क्लियर? तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि यार डिनोमिनेटर, अगर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना तो डिनोमिनेटर में 36, क्लियर? अब देखें कि the find the probability of getting a greater number on the first die then the second one, given that sum should equal 8। भाई आप लोगों ने, ये बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, बहुत मजे का क्वेश्चन है। बेसिकली कंडीशन अप्लाई हो गई, एक किस्म की कंडीशन अप्लाई, कहता है मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहले डाइस के ऊपर ग्रेटर नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अच्छा, यहाँ पे वर्डिंग का ख्याल रखना है, ग्रेटर नंबर ऑन द वन डाई and the smaller number on an other die, इसमें, and greater number on the first die and the smaller number on the second die, इसमें फर्क है। ओके, जब वन एंड अदर कहता है ना, तो कहता है दोनों में से कोई सा भी। गॉट इट? दोनों में से कोई सा भी। लेकिन जब कहता है ना कि फर्स्ट, तो मतलब फर्स्ट जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं तो स्मॉलर नंबर हो, और सेकंड नंबर के ऊपर मेरे पास हमेशा ग्रेटर नंबर है। कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं 2 डाइसिस को रोल करूं और उसमें से स्मॉलर नंबर शो हो अगर मैं फर्स्ट टाइम उसको रोल करता हूं, और सेकंड टाइम रोल करूं तो ग्रेटर नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लेकिन साथ में कंडीशन लगा होगा। कहते हैं यार टोटल 36 में से नहीं, मुझे ये बताओ कि उसका सम, और उनमें से जो मैं सिलेक्शन कर रहा हूं ना, उनका जो मेरे पास बने सम वो 8, उन आउटकम्स में से मुझे बताओ। बेसिकली इसे हम लोग कहते रहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो अगर 2 डाइसिस को देखूं फिर तो 36 ऐसा ही है ना, उसने कंडीशन लगा दी। उसने कहा कि भाई कंडीशन ये है कि आपने 2 डाइसिस में से ऐसी आउटकम्स को सिलेक्ट करना है जिनका सम 8 हो, और उनमें से मुझे बताओ ऐसी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जिनके पहले डाइस के ऊपर स्मॉलर नंबर हो, नहीं ग्रेटर नंबर हो, जबकि सेकंड वाले के ऊपर स्मॉलर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट, पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर डिपेंडेंट इमेज, ये अप्लाई होना था। और उसके लिए बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई हुई, मुझे कैसे पता चला? गिवन दैट से, गिवन दैट के वर्ड से मुझे पता चला कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और गिवन दैट के बाद जो इवेंट गिवन होता है ये कंडीशन, मतलब मैं आपसे कहूं मैं आपको 100 रुपया इनाम दूंगा अगर पाकिस्तान मैच जीत गया, ओके 100 रुपया इनाम दूंगा, लेकिन साथ में कंडीशन मैं पाकिस्तान मैच जीत गया। अब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी होती है कि 100 रुपया इनाम लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर पाकिस्तान मैच जीत जाए, तो मैच जीत जाए तो मुझसे 100 रुपया निकलवा के दिखाओ, ये प्रोबेबिलिटी हमने बतानी होती है।
कि अगर कंडीशन मीट हो जाए तो उस दूसरे इवेंट जो उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था उसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमने ये बताना होता है इसके अंदर। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अच्छा, अब इसके अंदर बेटा क्या है कि गिवन दैट से पहले वाला जो इवेंट होता है ना, ये हमेशा डिपेंड कर रहा होता है, ये डिपेंडेंट इवेंट है। गिवन दैट से पहले वाला जो इवेंट होता है ना, ये डिपेंडेंट इवेंट होता है। गिवन दैट के बाद वाला जो इवेंट होता है ना, ये इंडिपेंडेंट। भाई पाकिस्तान जो प्लेयर खेल रही हैं, क्या उन्हें कोई फर्क पड़ता है कि मैंने 100 रुपया दाव पे लगाया हुआ है? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी गेम खेले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसने कितना पैसा लगाया, वो अपनी गेम खेलेंगे, फेयर प्ले करेंगे, वो चाहे जीते या हारे, हमें उनसे प्यार। ऐसा ही है ना? तो भाई उन्हें मेरे 100 रुपए की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं। हाँ, अगर मैं कह दूं कि भाई 100 रुपए में से 80 रुपए तेरे, फिर उनकी गेम बदल जाएगी, फिर वो किसी और स्टाइल से खेलेंगे। क्लियर? नहीं समझ आई? अच्छा, अब देखो, अब बात सुनो बेटा। इसके लिए जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला अप्लाई होता रहता है वो कुछ इस तरह से होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड, इसको यूं पढ़ा जाता है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट। ये जो स्लैश है ना, इसको स्लैश या बट्टा या ऐसा कुछ नहीं पढ़ना, ये है गिवन दैट। गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड। क्लियर? ये बात क्लियर? और इसका हमारे पास आंसर आता रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कहां पे यूज होती है? मल्टीप्लिकेशन लॉ में। ये बात समझ आई? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जहां पे आ जाए, समझ लें कि हमने दोनों इवेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो अकर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। ये इसका प्रॉपर फार्मूला होता है और आपने थ्योरेटिकली इस फार्मूले को बस याद रखना है, अप्लाई नहीं करना। थ्योरेटिकली इस फार्मूले को जस्ट याद रखना है, अप्लाई नहीं करना। अप्लाई क्या करना है? शॉर्टकट मेथड, और उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग आउटकम मेथड। उसे क्या कहा जाता है? रिड्यूसिंग आउटकम मेथड। जब मुझे ये कहा गया कि 2 डाइसेस आर रोल, फौरन मेरे माइंड में आया 36 का सैंपल स्पेस है। Am I right? मुझे पता चला डिनोमिनेटर में 36 जाएगा, आउटकम 36 है, मैंने इनको रिड्यूस कर लिया है। कैसे? गिवन दैट के बाद वाली इवेंट को पहले अकर करवाओ, क्योंकि वो अकर होगा तो दूसरा इवेंट होगा ना। भाई पाकिस्तान मैच जीतेगा तो आके मुझसे बात करना ना 100 रुपए की। तो वो कह रहा है कि भाई गिवन दैट के बाद वाला जो इवेंट होता है ना, मैंने आपसे कहा कि ये इंडिपेंडेंट है, पहले इसको अकर करवाओ। अब ये इवेंट क्या था मेरे पास? सम 8 होना चाहिए। अब आपने ऐसी आउटकम्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका सम 8 हो। अच्छा, ये कोई ना मुश्किल बात नहीं होती। मतलब हम लोगों ने क्या करना है यार, 8 कैसे बनेगा? 0 + 8 या 0 नहीं, 8 तो बनता है ना। आउटकम बनाने का मेथड समझा रहा हूं। 0 + 8, डाइस पे 0 आता है, डाइस पे 8 आता है, तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है। क्लियर? 1 + 7 ये भी नहीं होता। तो पहला इवेंट कौन सा बनेगा? 2 × अच्छा, अब सीक्वेंस के साथ रहना है, 2 × 6। अब लेफ्ट हैंड साइड को ग्रेटर करते जाओ, राइट हैंड साइड को स्मॉलर करते जाओ, 8 सम की सारी आउटकम तुम्हारे सामने। क्लियर? अब यहां पे देखो क्या करूंगा, सेकंड 3 × थर्ड, 4 × 4, फिफ्थ 5 × हाँ जी नेक्स्ट
हाँ जी, नेक्स्ट 7 into 1 नहीं लिखना, 7 आता ही नहीं है एक डाइस के ऊपर। क्या ख्याल है, पूरी 36 आउटकम्स में से ना सिर्फ ये 5 है जिनका सम 8। गॉट इट। तो अगर आपसे ये पूछ ले सम 8 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या कहोगे, 5/36। गॉट इट। अब आपका जो सैंपल स्पेस है ना वो 36 का नहीं है, अब वो 5 का है। क्या रिड्यूस नहीं कर दिया मैंने? अब आपने कहना है कि 5 में से कितनी ऐसी आउटकम्स हैं जिनका पहला नंबर ग्रेटर और दूसरा नंबर स्मॉलर है। क्वेश्चन सॉल्व। गॉट इट। गिवन दैट की प्रोबेबिलिटी अक्सर बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, और वो बच्चे सही कहते हैं क्योंकि अक्सर टीचर्स को भी नहीं समझ आती। लेकिन इसका बेसिक रूल अब आपने याद रखना है कि जहां पर गिवन दैट आ जाए, गिवन दैट के बाद वाले इवेंट को पहले कर करवाओ और उसकी आउटकम दे, उसकी आउटकम्स आपके लिए टोटल आउटकम बन जाएगी, और उनमें से देखो कंडीशन किसके ऊपर मीट हो, वो आपकी फेवरेबल आउटकम है। कोई इशू? ऑल क्लियर? गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12। Tickets number 1 to 20 are mixed up and then a ticket is drawn at random. What is the probability that a ticket drawn has a number which is multiple of 3 or 5? अब देखो यार 20 तक तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं वैसे ही बता दूं 3, 6, 9, 12, 15, 18 6 आउटकम्स है। 5 के लिए मैं अभी से बता दूं 5, 10, 15, 20 ये है। इसको यहां पे सॉल्व करना बड़ा इजी था। ये देखो मैंने जैसे ही देखा ना कि यार और आ गया, एडिशन लॉ अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो दोनों इवेंट्स को यार मिक्स ना करो। जब आप 3 के पास गए हो ना, फिर 3 के बन के रहो, फिर 5 को भूल जाना कि 5 भी है कोई, और जब 5 के पास जाओ तो 3 को भूल जाना कि तुम 3 से मिलकर आए, तब जाके क्वेश्चन ने सॉल्व होना है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि तुम और से पहले और के बाद, एंड से पहले एंड के बाद, गिवन दैट से पहले गिवन दैट के बाद दोनों इवेंट्स को एट अ टाइम सोच रहे होते हो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होना। ये बात समझ आई आप लोगों को? अब आपने क्या करना है भाई, इस क्वेश्चन को वैसे देखूं तो यार मैं देखो 3 के लिए कह सकता हूं कि भाई इसका जो सैंपल स्पेस बनना है ना 3, 6, 9, 12, 15, 18। चले मैं इसको इवेंट ए कह दूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6 जी बाय, यार टोटल 20 थे भाई, तो थे बी में से सिर्फ 6 ऐसे नंबर हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 है। ये बात क्लियर? मैं मल्टीपल्स हों या डिवीजन, ट्वेंटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास क्या बन जाएगी। तो भाई एडिशन लॉ है तो मुझे समझ आए कि 6/20 प्लस 4/20, लेकिन अब सैंपल मुझे पता चल दो, तो आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बात समझ आ गई? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि अगर 200 1 से लेकर 200 तक ऐसे नंबर्स की मुझे प्रोबेबिलिटी बताएं जो डिविजिबल बाय 3 एंड 5 हैं, मैं बैठ जाऊं सैंपल स्पेस बनाने? नहीं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। अब हम लोगों ने क्या करना है,
आंसर क्या आया, मतलब 66 कंप्लीट ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 3 है। 67th वाला वो मेरी रेंज से बाहर हो जाएगा। क्लियर, वो 201 आता है। मेरे पास रेंज कहां थी, 200 तक। तो 200 तक डेसिमल बाय 5, तो 40 ऐसे नंबर हैं 200 में से जो डिविजिबल बाय 5। मैं बता रहा हूं, ये भी तो मैंने बताई हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन याद, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें कॉमन ना हो, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और जिनमें कॉमन हो, मतलब उलट चलना है, जहां पे नॉन है तो ना कॉमन ना करना, वहां पे कॉमन करना है। ओके, और जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो उसमें कॉमन नहीं करना। इवेंट जिनमें कॉमन ही नहीं है, ऐसे इवेंट्स जिनमें कॉमन ही नहीं है, क्या वो इकट्ठे अकर हो सकते हैं? जिनमें कॉमन ही कुछ नहीं है, क्या वो इकट्ठे अकर हो सकते हैं? अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे ऊपर देखें, अगर अगर ये देखें कॉमन है इनमें, इवेंट ए एंड बी में, इधर देखो मैंने एक नंबर चूज किया फर्स्ट 20 में से और वो नंबर आ गया 15, मैं क्या कहूंगा, ये मल्टीपल ऑफ 3 है या मल्टीपल ऑफ 5 है? दोनों है, इकट्ठे अकर हो गए। तो अगर इवेंट्स नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो वो इकट्ठे अकर हो सकते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है। एक तो हम लोगों ने याद रखा हुआ है ना कि अगर कॉमन है तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरी डेफिनेशन, इफ इवेंट्स कैन अकर टुगेदर द इवेंट्स आर कॉल्ड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर, हमेशा से इधर से याद रह जाएगा कि यार अगर कॉमन है तो नॉन म्यूचुअली, कॉमन है तो दोनों इवेंट्स एट अ टाइम अकर हो सकते हैं। कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली, कॉमन नहीं है तो इकट्ठे अकर नहीं हो सकते। ओके ओके, अच्छा अब मेरी बात सुने, मुझे यहां पर कैसे पता चलेगा कि भाई कॉमन है या नहीं है? मेरे पास जो दो नंबर्स गिवन होना, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा, आंसर 15। और अगर ये प्रोडक्ट आ गए ऑड नंबर तो पहला कॉमन नंबर यही है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अगर ये प्रोडक्ट आ जाए ऑड में तो पहला कॉमन नंबर इसका यही मिलेगा। आप खुद देखो यार, ये पहला कॉमन नंबर यही नहीं था। उसके बाद 15 की सीरीज सारी कॉमन नंबर्स हैं। 15 के बाद 30, 45, 60, 75, 90, ये सारे कॉमन है। 3 और 5 दोनों के मल्टीपल्स हैं। राइट, अब क्या करूंगा, अब अपनी रेंज उठाएंगे हम लोग और डिवाइडेड बाय 15। मेरे पास 13 कॉमन नंबर्स हैं इनमें से, वो मैं जाके माइनस कर, -13 by 2, and the answer is 66 plus 40 minus 13, 93 by 200। ये मेरे पास आंसर, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू।
ऑल क्लियर हो जाएगा? कॉमन नंबर का पता चला है? यस सर। नेक्स्ट देखिए, अ कॉइन इज फ्लिप्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 मर्तबा फ्लिप करो, जब 3 कॉइन्स लें और एट अ टाइम फेंक दें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ये एक ही इवेंट है। आपके पास एक सिक्का है, 3 मरतबा उछाल लो, 3 सिक्के हैं, एक ही मरतबा उछाल लो, एक ही बात है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 raised to power 3, 8। तो आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट head turns out at least twice। अब मुझे पता चला कि यार मेरे पास 8 आउटकम्स हैं इन टोटल। कहता है भाई मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुम्हारे पास जो हेड आए ना कम से कम 2 मरतबा है। क्या मतलब? 2 मरतबा या 3 मरतबा या 3 मरतबा है, क्योंकि टोटल 3 है। अब 3 सिक्के हैं, उसमें से 4 मरतबा तो हेड नहीं आएगा ना। ओके, तो बेसिकली 2 और 3 का प्रूफ है। अब क्वेश्चन ये आता है, यार मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास इतनी सारी आउटकम्स में से कितनों में हेड है, कितनों में नहीं है? तो आपकी हेल्प करेगा कॉम्बिनेशन, राइट? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए आपकी हेल्प कर रहा है 2 raised to power 3। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए हेल्प कर रहा है 2 raised to power 3 कि एक कॉइन की 2 आउटकम और कितनी मर्तबा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, 3 टाइम। तो 2 into 2 into 2, तो इसका 2 raised to power 3 लिखा जा सकता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये बात क्लियर? अब देखें भाई, आपके पास टोटल कितने कॉइन्स? 3। सी कितनी मर्तबा हेड चाहिए? 2 के लिए कि 3 कॉइन्स में टॉस करूं। यहां पे देखें, 3 कॉइन्स में टॉस करूं, उसमें कितनी ऐसी आउटकम्स होंगी जिनमें 2 मर्तबा हेड होगा, तो वो 3 आउटकम्स होंगे जिनमें 2 मर्तबा हेड होगा। क्लियर? यहां से पता चल नहीं जाएगा। तो ये प्लस 3 C3, तो ऐसी कितनी नंबर ऑफ आउटकम्स होती हैं जिनमें तीनों मर्तबा हेड हो? एक ही आउटकम होती है, हेड हेड हेड। तो ये बात क्लियर? तो हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा? 4/1/2 0.5। क्वेश्चन सॉल्व। ये बात क्लियर? शायद आप लोग 8 आउटकम्स बना भी लें और वहां से देख लें, लेकिन ये लेमैन अप्रोच होगी। अब अगर आपसे वो ये कह दे कि भाई मेरे पास 7 कॉइन्स हैं, बताओ उसमें 5 टाइम हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे? 7C, अब जितनी मर्तबा हेड कह रहा है वो डिवाइडेड बाय 2 raised to power 7। टोटल आउटकम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब मेरे पास 7 कॉइन्स हैं और उनमें से 5 हेड आने की टोटल आउटकम 21। ओके, हालांकि 7 कॉइन्स के लिए टोटल आउटकम्स 128। तो बेटा 128 में से 21 ऐसी आउटकम्स होंगी जिनमें 5 मरतबा हेड में। ये बात क्लियर सब बच्चों को? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। डाइस इज रोल्ड, अब पता चल गया 6 आउटकम्स होती है एक डाइस के ऊपर, एंड अ कॉइन इज टॉस्ड, उसके ऊपर 2 आउटकम्स होती हैं, तो टोटल आउटकम्स 8 हो गई। नहीं, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल होता है आउटकम्स के दरमियान। तो 6 into 2 12 नंबर ऑफ आउटकम्स। ये बात क्लियर? क्लियर? कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि डाई शोज एन ऑड नंबर। एक ही डाई है, उसमें ऑड नंबर कितनी मर्तबा आता है? 3, 1, 3, 5, and the coin shows a head। तो एक ही है, तो 3 into 1 3 मेरे पास टोटल
out of 12 is equal to 1/4. Question solved. ओके समझ नहीं आई? 12 की समझ आई थी? डाइस की नंबर ऑफ आउटकम्स मल्टीप्लाइड बाय कॉइन्स की नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 12. m into n रूल. एक्सपेरिमेंट्स की आउटकम्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनता है. ये बात क्लियर है भाई? देखो डाइस के ऊपर ऑड नंबर कितने होते हैं? 3 5 7 सॉरी 3 1 3 5. एक डाइस में ऑड नंबर कितने होते हैं? और कॉइन के ऊपर हेड कितना होते हैं? तो 3 into 1 फेवरेबल आउटकम. राइट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 15, जार कंटेन्स 3 रेड. अब देखें रेड 3, ग्रीन 7 and white 10. Total. If a marble is drawn from the jar at random, what is the probability that this marble is white? अब क्या आंसर आना चाहिए इसका? This marble is white. मतलब एक ही मार्बल चूज करना है और वो भी व्हाइट को. तो व्हाइट के लिए फेवरेबल आउटकम टोटल 20 में से x ऐसे ही है. और ये तो नहीं कहा ना कि व्हाइट कौन से वाला. तो फेवरेबल 10 है, टोटल 20 है. 10/20 50%. मतलब ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन. कोई ऐसे फार्मूलाज नहीं अप्लाई हो रहे. प्रोबेबिलिटी आपकी कॉमन सेंस है और ये जितनी अच्छी हो प्रोबेबिलिटी उतनी अच्छी हो. राइट, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16. A and K are playing a card game. A will win if drawn card from the deck of 52 is either or a. तभी A के जीतने के लिए कि भाई पैकेट लो, अगर इसमें 7 नंबर का कार्ड आ जाता है तब भी जीत गए है, और अगर इसमें कोई डायमंड कार्ड आ जाता है तब भी ये नहीं जीत जाना है. ओके, अब इसका ये मतलब नहीं कि ना आए तो हार गए. के जीतने के लिए प्रोबेबिलिटी अलग से है. के विल विन इफ द ड्रॉन कार्ड इज एन इवन. और अगर सिर्फ इवन नंबर आया तो फिर के ने जीत जाना है. बाकी फिर टाई सिचुएशन होती है, न्यूट्रल सिचुएशन है सारे. अब देखें कहता है which statement is more likely to be occur. They have the same winning probability. K is winning probability more than A and वगैरह वगैरह. तो फाइंड कर लेते हैं भाई A के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या? आइदर 7. 52 कार्ड्स में से कितने ऐसे कार्ड्स हैं जिन पे 7 मौजूद हैं? तो क्या प्रोबेबिलिटी है? आइदर आ जाए और आ जाए. क्या मतलब होता है? 52 कार्ड में कितने ऐसे कार्ड हैं कि जो कि डायमंड के हैं? 13 बाय. क्या इसमें कुछ कॉमन आया? हाँ, डायमंड का 7 दोनों में शामिल है, एक कार्ड कॉमन है. तो 1 बाय इसकी प्रोबेबिलिटी 16/52. और डेसिमल पोजीशन में फाइंड करें तो आंसर 0.30. चले ठीक है. अच्छा नेक्स्ट इवन नंबर के लिए. तो बेटा के लिए इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 नहीं है. नंबर है ही 10 तक, तो 12 चाहे इवन नंबर है. चाहे एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं लेकिन 12 नहीं लेना. तो एक सूट के अंदर 5 इवन नंबर्स हैं. राइट, क्या उसने कहा है कि कौन से वाला सूट? नहीं, तो चारों. तो 52 में से कितने ऐसे कार्ड्स हैं जो कि इवन नंबर्स हैं? 20 बाय
और इसको डेसिमल में देखो 0.38 किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है K's wins probability is more than X, right? All clear? Next, in a single throw of 2 dice, what is probability of getting a total other than? भाई देखें यार टोटल आउटकम्स कितनी है 36 and 2 dice हो। उसने कहा है कि 9 के अलावा सारे सम फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बता। या 36 में से मैं वो आउटकम्स माइनस कर दूंगा, मैंने उसे बताने हैं। अब 9 के लिए कितने हैं, तो सेम वही मेथड कि 9 सम कैसे मेरे पास बनेगा, क्या 2 and 7 9 करूं, क्या पहली आउटकम क्या बनेगी 6, फिर बस तो ये 4 हैं। तो 36 में से मैंने ये 4 आउटकम्स नहीं बता, बाकी 32 बता देते हैं और आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 32 बाय। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो यार इसने गलती कर दी, और नहीं भाई कैलकुलेटर से तो पूछो इसका आंसर 32 बाय 36 इज इक्वल टू 8 बाय 9, ये इसका आंसर सिंप्लीफाई करके लिखा होगा। क्लियर? A fair coin is tossed 7 fair coin सम्राट हेड एंड टेल दोनों मौजूद हैं और दोनों के आने के इक्वल चांसेस है 7 टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 एट, बात ही खत्म हो गई 7 सी 6 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 7। अगर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, अगर सिर्फ ये पूछ रहा है कितनी ऐसी आउटकम्स हैं जिनमें 6 हेड आ रहे हैं, तो फिर 7 से 6 और आपका 7 by 128। क्लियर? इसी तरह a firm purchases materials from 3 local and 5 foreign market, total 4 orders are randomly submitted। क्वेश्चन की खूबसूरती उसमें है कि एक मरतबा पढ़ते ही अपने अल्फाज में लिखते जाओ कि दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो आपकी प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो जाती है। At one time, what is the probability that 2 submitted to local and 2 to, क्या पूछा है उसने, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फ्रैक्शन 3c2 multiplied by 5c2 divided by 8c4, बस इतना सा 3 by 7, ये ले क्वेश्चन सॉल्व है। राइट? क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं इन एसन कॉर्पोरेशन it is found that 5% of all officers, जितने भी उनका टोटल 5%, and 1% of all other employees cannot pass the physical examination for doing strenuous field work because वगैरह 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 उसने आपको बता दिया कि उनके रीजंस क्या थी जिनकी वजह से वो ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। फिर उसने वो एक टैबुलेशन बताई। अब यहाँ पर देखें, कहता है ओवरवेट 3 थे, हाई ब्लड प्रेशर 2 थे और जिन्होंने टेस्ट पास किया 90, तो टोटल ऑफिसर्स थे कितने उसके पास 100। इसी तरह से 55990 तो टोटल। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें 100 का टोटल कितनों ने टेस्ट पास नहीं किया, ये कितने % बनता है, तो देखो उसने बता नहीं दिया था। इसी तरह से 1000 का इन दोनों को ऐड करो, कितनों ने टेस्ट पास नहीं किया, तो 1000 क्या है, ये 1% नहीं बनता। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? अच्छा, फिर इफ अ पर्सन इज एन ऑफिसर, अब बात खत्म हो गई कि मैंने भाई ऑफिसर के पास रहना है। ऑफिसर्स आ गए कितने, is suffering from high blood pressure, और हाई ब्लड प्रेशर वाले कितने थे, कितने में से, क्वेश्चन सॉल्व है। ओके,
बेटा ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बेसिकली बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए ज्यादा इजी हो सकता है कि सिर्फ क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कौन सी हो रही है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास टोटल डिस्ट्रीब्यूशन दो किस्म की होती हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तो वो तीन किस्म की हैं, हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी एंड पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द वन एंड ओनली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सिमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाए तो गलत नहीं है, इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए तो भी गलत नहीं है, एक ही चीज है ये। ओके, अब सबसे पहले हम लोगों ने देखना होता है कि हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं उसमें जो इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। मतलब मैंने अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वेट के बारे में, वेट्स वजन हाइट के बारे में, तो देखिए ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा। इसके लिए हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज। लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं सिलेक्शन करने जा रहा हूँ, मैं कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहा हूँ, मैं डाइसिस या कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो भाई ये तो मुझे पता है कि 52 कार्ड में से कितने कार्ड सेलेक्ट करूंगा। क्या मैं कह सकता हूँ 3.75 कार्ड सेलेक्ट किए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने 10 कॉइन्स टॉस किए उसमें से 7.25 मेरे पास हेड आए? नहीं, या 7 होंगे या 8 होंगे, तो डिस्क्रीट नहीं हो गया। तो जब यहाँ पर आओ तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि इवेंट्स कौन सा है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। अगर हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स हों तो हमेशा हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो जाती है, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो हमेशा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो जाती है। अब डिपेंडेंट इवेंट्स कौन कौन से है भाई? हर वो इवेंट जिसमें सिलेक्शन हो रही है डिपेंडेंट इवेंट है। जैसे हम लोग कहते थे बॉयज एंड गर्ल्स में से सिलेक्शन करो, रेड एंड ब्लू बॉल्स में से सिलेक्शन करो, रेफरीज में से सिलेक्शन करो, तो बेसिकली ये सारी की सारी हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही थी जो इससे पहले भी आप लोग करते रहे। सिर्फ आपको नाम का पता जाके ना चैप्टर नंबर 12 में चलता है। चैप्टर नंबर 11 में आप लोग हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं, जहां जहां आपने सिलेक्शन की थी वहां वहां आपने हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही अप्लाई की थी। जबकि जब बाइनोमियल की बात करें, हमने कहा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। याद रखिएगा कि ये जो कॉइन्स का टॉस करना है, डाइसिस का रोल करना है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, लेकिन कार्ड्स की सिलेक्शन ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन, जहां पर सिलेक्शन आ जाए वो डिपेंडेंट इवेंट्स है, वहां पे हाइपरज्योमेट्रिक अप्लाई हो जाएगा। लेकिन कॉइन्स और डाइसिस के लिए हमेशा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाता है। अब बात आती है कि भाई पॉइसन कहाँ पे यूज होता है? तो भाई जहां पर किसी स्पेसिफिक टाइम प्लेस पे किसी सर्टेन इवेंट की अकरेंस की बात की जाए या उस इवेंट का रेट आपको बता दिया जाए, वहां पर हमेशा पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाती है। मतलब मैं आपसे कहूं कि भाई मैं 3 मिनट्स में 10 कॉल्स रिसीव करता हूं, ये एक इवेंट की अकरेंस है, स्पेसिफिक टाइम के अंदर किसी इवेंट की अकरेंस है। आपने देखा कि भाई एक दिन के अंदर यहाँ पर 3 एक्सीडेंट हो जाते हैं, स्पेसिफिक टाइम में किसी इवेंट की अकरेंस है। आपने देखा कि भाई रेट की जो मैंने बात की, रेट से क्या मुराद है? जैसे मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, मैं इनकी बात कर रहा हूं। क्या हम लोग कहें कि भाई हमारे पास 1000 वर्कर्स हैं और उनमें से 2 वर्कर्स की डेथ हो जाती है ड्यू टू अनफेयर कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस, तो क्या रेट बन जाएगा? 2/1000। ये रेट जहां पर भी पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाता है। अब पॉइसन और बाइनोमियल में बेसिकली कोई खास फर्क होता नहीं है, सिर्फ क्या फर्क आता रहता है कि इसमें n और p की वैल्यूज को देखा जाता है।
अब बाइनोमियल कहता है कि भाई और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को ज्यादा है तो बाइनोमियल अप्लाई हो जाएगा। तो कम और ज्यादा से क्या मुराद है, तो उसने डिफाइन किया कि अगर आपका सैंपल साइज 30 से लेस देन और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से ग्रेटर देन है तो बाइनोमियल यूज हो, और अगर इसका उलट है तो पॉइजन यूज। मतलब लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उस वक्त जब उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से कम, जैसे कोई एक्सीडेंट हो, पेशेंट हॉस्पिटल में जाए और डॉक्टर कहे कि जनाब हम अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, आप दुआ करें। हम पूछें भाई फिर भी कोई चांसेस वगैरह, कहते हैं 2% चांसेस हैं बचने के, तो मतलब नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से कम और सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से ज्यादा और सैंपल साइज 30 से कम है तो फिर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई। बात क्लियर हो गई? आप लोगों ने मेरे नोट्स में से इनको अच्छे तरीके से जरा रिवाइज कर लेना। ये सारी बातें मेरे नोट्स में लिखी हुई हैं, ईच एंड एवरीथिंग, और इनकी तमाम तर प्रॉपर्टीज वहां पे मेंशन है। और साथ में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।